क्लास 8 आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और डेफिनेटली हिंदी का एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। और आप सबको पता है आपके जो एग्ज़ाम है वो 60 मार्क्स का है और टोटल ड्यूरेशन आपको मिलती है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए 2.5 आवर्स, ठीक है। साइंस के एग्ज़ाम में आपके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी एंड सी। ए सेक्शन में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में आपको मिलेंगे बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। इनकी वर्ड लिमिट जब हम ये प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या वर्ड लिमिट है, किसमें आपको कितना कंटेंट डालना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सेक्शन सी में आपके आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको एक सिंपल पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ को देख के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कॉलरा क्या है। कॉलरा बेटा एक कॉलरा जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर 24 पे आपको टेबल मिल जाएगी, टेबल नंबर 2.1। आपसे कॉलरा के लिए पूछा है, हो सकता है एग्ज़ाम में किसी और डिजीज़ के लिए पूछ ले, तो आप टेबल नंबर 2.1 जो है वो लर्न कर लेंगे पूरी टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो शुगर को अल्कोहल में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, इट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशंस। क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पेज नंबर 20 पे इसका आंसर दिया है, एक बार चेक कर लेंगे अपनी बुक में जाके। नेक्स्ट और वाला पार्ट भी देख लीजिए, बोल रहे हैं विच इज इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। तो आपको पता है मलेरिया किसके कारण होता है, मॉस्किटो, ठीक है। पेज नंबर 24 पे है इसका आंसर, साइंस की बुक में आपके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द मोशन। मतलब मान लीजिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और आप जो है फोर्स किस साइड में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपकी जो स्पीड है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट के मोशन करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, क्या होगा। तो याद रखना है स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि आप जिस साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट साइड में आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है आपको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कंटेंट नहीं डालना है, सिंपल एक लाइन में या फिर 1 वर्ड में आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो लिखेंगे द एनवेलप ऑफ एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेयर और ये पेज नंबर 140 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट को चेक करते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे, नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट जो है सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं किस फोर्स के कारण, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पेज नंबर 37 पे इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किस फोर्स पे डिपेंड करता है बेटा, ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे प्रोड्यूस साउंड। तो पेज नंबर 46 पे है इसका आंसर, सोनरस के कारण जो मेटल होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ मेटल की एक ही प्रॉपर्टी दी है सोनरस, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी होती है लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, आप एक बार सबको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे यहाँ पे सोनरस के लिए पूछ रहे हैं, एग्जाम में किसी और प्रॉपर्टी को लेके पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, नेम एनी 2 मेटल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है ऐसे मेटल्स के नेम जो कि क्या है बेटा, बैड कंडक्टर हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो दैट मेटल इज कॉल्ड कोल एंड सल्फर, कोल एंड सल्फर, और पेज नंबर 46 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन नहीं होता है बेटा, यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 51 पे, जहाँ पे इसकी पूरी इक्वेशन दी हुई है। तो आप साथ में ये तो आप लर्न कर ही लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी लर्न करेंगे क्या कि आपको इक्वेशन भी लर्न करनी है,
हो सकता है कॉपर सल्फेट, या फिर आपको ऐसे करके कुछ दे दें Cu+ में Zn करके ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस में से क्या हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर मान लीजिए मेटल का हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्साइड के साथ, मतलब मेटल का अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसे बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ए फोर्स हैज़ बोथ डैश एंड डैश। तो फोर्स में क्या होता है बेटा, फोर्स में दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो इसका डायरेक्शन भी होता है फोर्स का, और एक मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन और यहाँ पे क्या आएगा आपका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मतलब आप फोर्स भी इस साइड में लगा रहे हैं और आपका मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट भी इस साइड में मोशन कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये अपोजिट दिया हुआ है, डिक्रीज़ नहीं होगी बल्कि इंक्रीज़ होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 11th में बोल रहे हैं, इन अ टग ऑफ वॉर, जैसे कि आप लोग खेलते हैं ना खिंचम खिंचाई जो होती थी, याद है बचपन में, एक टीम में एक टीम और दूसरी टीम जो है आपस में टग ऑफ वॉर खेलते थे। तो ये बोल रहे हैं साइड ए अप्लाइज 10 न्यूटन फोर्स एंड साइड बी अप्लाइज 8 न्यूटन फोर्स। मतलब एक ये टीम ए है, ठीक है, और एक टीम क्या है बेटा बी, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टग ऑफ वॉर, ये गेम चल रहा है। ए जो है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, ए जो है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एंड बी जो है वो 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि विच साइड विल द रोप मूव, कि जो रोप है वो किस साइड में मूव करेगी, मतलब ए टीम के साइड में मूव करेगी या टीम बी के साइड में मूव करेगी। तो याद रखना है, पहली बात तो ये फोर्स की ऐसा यूनिट होती है बेटा न्यूटन, मतलब जैसे कि आप लोग किसी भी वेट को केजी या ग्राम में नापते हैं ना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है केजी एंड ग्राम, ऐसे लिक्विड को लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं, इसी तरह से फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं टीम ए जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और टीम बी जो है वो 8 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो रस्सी किस साइड में मूव करेगी, तो ऑब्वियसली टीम ए के साइड में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एयर। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में मूव कर रहा है, तो क्या वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, ये डायग्राम आपको दिया है और आपको इनका नेम बताना है। तो पेज नंबर 18 पे काफ़ी सारे डायग्राम दिए हुए हैं, आपको मैं यही बोलूँगी एग्ज़ाम में सिर्फ प्रैक्टिस पेपर में ये 2 आए हैं डायग्राम, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे कुछ और पूछ लें और हो सकता है यही पूछ लें, तो आप सारे एक बार डायग्राम जो है वो लर्न कर लेंगे एग्जैक्टली, एटलीस्ट उन सब के नेम तो लर्न कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है डायग्राम वो किसका है, ब्रेड माउल्ड का डायग्राम है, और ये जो है पैरामीशियम का डायग्राम है। तो डायग्राम्स अच्छे से लर्न करके जाएंगे, ठीक है सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसमें क्या बोल रहे हैं गिवन एग्जाम्पल ऑफ 1 एंटीबायोटिक्स एंड नेम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको 1 एंटीबायोटिक्स का नेम लिखना है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा पेनिसिलिन फंगस, ठीक है, पेनिसिलिन फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में, इफ़ यू हैव टेकन 1 लीटर मिल्क फ्रॉम द मार्केट एंड नीड टू प्रेशराइज इट एट योर होम एंड हाउ विल यू डू इट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है प्रेशराइज वो कब की जाती है, ताकि हम किसी के भी अंदर से, मतलब जो भी हम सामान लेकर आए हैं लाइक मिल्क वगैरह, उसके अंदर बैक्टीरिया को पैदा ही ना होने दें, ताकि जो दूध है वो ख़राब ना हो। तो आप उसे कैसे करेंगे, इसे बोल रहे हैं द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप दूध को गर्म कर देते हैं इस टेम्परेचर पे फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड, देन चिल्ड इट, उसे ठंडा कर देते हैं और उसको स्टोर करते हैं, तो जो दूध होता है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वट आर कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, देखो इसे बोल रहे हैं अ डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम 1 person टू अनदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड
कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहे हैं इफ़ यू स्टोर द लेमन पिकल, लेमन पिकल क्या होता है बेटा, नींबू का जो अचार होता है ना, ठीक है, लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, अगर हम इसको एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं अपने घर में तो क्या होगा कुछ दिनों के बाद, इट गेट्स स्पॉइल, वो ख़राब हो जाता है ना। तो ये पूछ रहे हैं रीज़न बताइए कि वो ख़राब क्यों हो जाता है। ठीक है, तो देखो एल्युमिनियम इज़ ए मेटल एंड मेटल रेडली रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो एल्युमिनियम है वो क्या होता है, वो एसिड से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जब एल्युमिनियम का बर्तन कांटेक्ट में आएगा बेटा लेमन के, तो ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस को, जिसके कारण जो आपका अचार है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एट हाई एल्टीट्यूड, अगर हम काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं माउंटेन की ऊंचाई पर, तो बोल रहे हैं पीपल जो है उनको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नोज ब्लीडिंग, मतलब नाक से खून आना। ऐसा क्यों होता है, बोल रहे हैं नोज ब्लीड्स कैन बी कॉज्ड बाय बीइंग अप इन ए वेरी हाई एल्टीट्यूड, एज यू क्लाइंब हायर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर डिक्रीज। जब आप बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको पता है जब आप जाते हैं ऊपर तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, नोज़ ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर आपको प्रॉपर जो आपकी ऑक्सीजन है वो मिलेगी नहीं, तो नोज़ ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू अ वुड देन अ ब्लंट वन। जो शार्प नेल होती है, मतलब जो शार्प नेल है उसको आराम से दीवार में हम उसको डाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लंट मतलब अगर मोटी कील है उसके कंपैरिजन में। तो ये बोल रहे हैं देखिए बिकॉज ब्लंट नेल्स ऑक्यूपाई मोर एरिया देन शार्प नेल, क्योंकि जो ब्लंट नेल होती है, जो नुकीली नहीं होती है, ब्लंट नेल जो होती है उसका एरिया जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू शार्प नेल। तो शार्प नेल आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए बोल रहे हैं गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशंस टू चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय बोथ पुश एंड पुल। ठीक है, आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है आपके पास में, और आपको मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजिशन में लाना है, और एक रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग पोजीशन पे लेकर आना है। तो आप कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ का स्टेटस कैसे चेंज करेंगे, कैसे, पुश या पुल करके। ऐसे दो आपको एग्जांपल देने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ए हैवी बॉक्स एट रेस्ट, एक हैवी बॉक्स है जो कि रेस्ट पे है, उसको आप पुश करेंगे, मतलब धक्का मारेंगे ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है आपका रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी। इसको आप पुल मतलब खींचेंगे ताकि आप पानी को निकाल सकें, इससे वेल से, मतलब कुएं से पानी निकाल सकें। यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, पुल, खींच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहे हैं वाई इट इज़ कंफर्टेबल टू लिफ्ट अ स्कूल बैग विथ ब्रॉड स्ट्रिप्स देन थिन स्ट्रिप्स। ब्रॉड स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, चौड़ी पट्टी। ठीक है, चौड़ी पट्टी जो होती है ना उसकी कंपैरिजन में जो थिन स्ट्रिप्स है उससे आपके शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ता है, थिन स्ट्रिप्स से, और ब्रॉड स्ट्रिप्स से आप इजीली कैरी कर पाते हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ ब्रॉड स्ट्रिप्स इज़ मोर देन द थिन स्ट्रिप्स। जो सरफेस एरिया है बेटा ब्रॉड स्ट्रिप्स का वो क्या है, ज़्यादा है ना। सरफेस एरिया क्या है, मतलब ये जो एरिया है इसका ब्रॉड स्ट्रिप का वो क्या है, ज़्यादा है। थिन स्ट्रिप्स है ना, पतली बेल्ट से ज़्यादा एरिया किसका है, आपका ब्रॉड स्ट्रिप्स का। ठीक है, सो द सेम फोर्स विल अप्लाई लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर इन केस ऑफ ब्रॉड स्ट्रिप। तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा ना अगर आप ब्रॉड स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं अपने बैग में, तो शोल्डर पे आपका जो फोर्स है वो कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहे हैं कि ओके ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वाई डू वी फील द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों फील होता है, देखो यहाँ पर द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस ऑफ द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये लिख कर आएंगे आप लोग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड प्रेशर चेंज इफ एरिया इज़ डबल कीपिंग फोर्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर विल बी हाफ्ड। ठीक है, एंड अगला क्या बोल रहे हैं आपसे,
द फोर्स इज डबल कीपिंग एरिया कांस्टेंट। अगर हम फोर्स को डबल कर दें और एरिया को कांस्टेंट रखें तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर विल बी डबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निमोनिया जो है किसके कारण होता है बेटा, बैक्टीरिया के कारण, एंड कफ वायरस के कारण, और एड्स जो है वो भी वायरस के कारण। तो इसको मैच करना है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, रीज़न देना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9th क्वेश्चन है। वे बोल रहे हैं गिव रीज़न एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड्स। हम एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं खाने को लपेटने के लिए, तो ऐसा क्यों करते हैं। देखिए एल्युमिनियम बीइंग अ सॉफ्ट मेलिएबल मेथड, सॉफ्ट मेलिएबल मेथड नहीं आएगा यहाँ पर, मेटल आएगा। ठीक है, मेटल, यहाँ पर क्या आएगा आपका, मेटल आएगा, सॉफ्ट मेलिएबल मेटल। ठीक है, सॉफ्ट मेलिएबल मेटल होगा यहाँ पर। मोर ओवर इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम, इसलिए जो ये है वो रिएक्ट नहीं करता है बेटा किससे, फूड आइटम से। देयर फॉर वी यूज़ एल्युमिनियम फॉयल टू रैप द फूड, इसलिए हम एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं खाने को लपेटने के लिए। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। बोल रहे हैं इमर्शन ऑफ रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो आप रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं ना विंटर सीजन में, तो ये हीट करने के लिए किसको, लिक्विड मतलब वाटर को हीट करने में हम इस्तेमाल करते हैं इमर्शन रॉड्स का, है ना, विंटर सीजन में। तो ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है मेटल, ये जो आपकी रॉड होती है वो मेटल की बनी होती है, और मेटल क्या है बेटा, मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड फॉर मेटेलिक सब्सटेंस। ठीक है, इसलिए जो ये इमर्शन रॉड होती है वो मेटल की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कॉपर सल्फेट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है वो डिस्प्लेस क्यों नहीं करता है जिंक को। देखो कॉपर जो है वो इसलिए डिस्प्लेस नहीं करता है बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, कॉपर क्या है बेटा, जिंक की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम पोटेशियम को हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं आपसे, इसका पहले और वाला देख लेते हैं। और वाले पार्ट में क्या बोला है, कॉपर को आप किससे मैच करेंगे, कॉपर को मैच कर देंगे आप इलेक्ट्रिक वायर से, कॉपर की तार होती है ना। सिल्वर को मैच कर देंगे आप ज्वेलरी से, एंड CuOH2। तो देखो यहाँ पर OH है ना, कहीं पर भी OH आता है तो वो बेस होता है, क्या होता है, बेस, और कहीं पर भी H आता है तो क्या होता है वो, एसिड। ठीक है, क्या होता है वो, एसिड, क्लियर, एसिड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CuOH2 लिखा है ना यहाँ पे CuOH2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, HNO3 लिखा है, HNO3 क्या हो जाएगा आपका, एसिड। सल्फर क्या है आपका, सल्फर हो जाएगा आप मैच कर देंगे नॉन मेटल से, और आयरन को मैच कर देंगे आप लोग हीमोग्लोबिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट। आपको एजेंट फाइंड आउट करना है, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं हम और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट जूस। तो आप क्या कर रहे हैं, लेमन है आपके पास में, नींबू, और उसको फिंगर का यूज़ करके उसका जूस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो लग रहा है मस्कुलर फोर्स, मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। एजेंट कौन काम कर रहा है यहाँ पर, फिंगर। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लेमन, और इससे होगा क्या, आपका जो लेमन है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं। बोल रहे हैं टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। आप टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल हो रहा है आपका, फिंगर का यूज़ कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट क्या आपका टूथपेस्ट, और इसका इफेक्ट क्या होगा, टूथपेस्ट जो है वो आपका ट्यूब से बाहर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहे हैं आपसे, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब ऐसे आपके पास में कुछ स्प्रिंग है, यहाँ पे हमने कोई लोड यहाँ पे सस्पेंड कर दिया और उसको हमने यहाँ पर हुक से क्या कर दिया, वॉल के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप सस्पेंड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स।
एजेंट क्या है आपका, सस्पेंडेड लोड, ऑब्जेक्ट आपका स्प्रिंग है, और यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इलोंगेशन ऑफ स्प्रेड ऑन द सस्पेंशन ऑफ लोड। तो जो अभी स्प्रिंग क्या है, इस तरह से है ना, जब इसके ऊपर लोड को टांग देंगे तो ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे करके खुल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट ऑफ अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। खेलने के लिए कितने ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा आप लोगों को? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट फॉर द फोर्स, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो मिनिमम हमें चाहिए 2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक इंसान दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन ऑन अ बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए आपके पास 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड कौन सा है, बी। ये यहाँ पर फ्रेंड ए है आपका और ये कौन सा फ्रेंड है आपका, बी। दोनों जो है फोर्स लगा रहे हैं, ए जो है वो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी जो है वो 4 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और दोनों अप्लाई फोर्स भी कहाँ कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे बॉक्स जो है वो एक ही होगा इस तरह से। एक मिनट रुकिए आप ज़रा, यहाँ पर बॉक्स एक है बट फोर्स दोनों अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं ना। यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यहाँ पर एक बॉक्स है और ये ए है और ये आपका बी है। ये 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये कौन लगा रहा है, 4 न्यूटन। और दोनों फोर्स को लगा कहाँ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना दोनों फोर्स को। तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हैं तो आपका जो फोर्स है वो 2 न्यूटन और 4 न्यूटन क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 4 और 2 को आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में, 6 न्यूटन। क्या जाएगा आपके पास में, 6 न्यूटन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, 2 न्यूटन प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस का 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन प्लस का प्लस 4 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एयर। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कोई भी एयर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? तो यहाँ लिख देंगे यस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस। ठीक है, ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, सेक्शन सी पे आ जाते हैं। बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन आवर लिव्स इन द फॉलोइंग वेज। बैक्टीरिया कॉज अ डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया काम करता है ना डेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, द माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। आप लोगों को ऐसे तो लर्न करनी है सेप्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशन, मतलब आपको डेफिनेशन दे दी तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया है सेप्रोट्रॉफ्स है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेते हैं डेफिनेशन सेप्रोट्रॉफ्स की, तो आपको ये लाइन्स जो हैं वो भी लर्न करनी है। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में सेप्रोट्रॉफ्स दे दें और उसकी डेफिनेशन पूछ लें, तो आपको दोनों तरह से लर्न करना है इसको, इस तरह से भी और इसकी डेफिनेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम द मिल्क इज। देखो दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया वर्क करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगला आता है द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशंस इन ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब बीमारी फैलाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है, दैट इज पैथोजन। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज एड्स।
एंड उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस किससे होता है बेटा, हेपेटाइटिस से होता है, ठीक है। वायरस से कौन सी डिजीज फैलती है, हेपेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ लिविंग ओनली व्हेन इनसाइड द होस्ट इज। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, वायरस, ठीक है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द टेबल, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो ऐसे भी लर्न कर लेंगे आप लोग, और सिंपल मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस भी लर्न कर लेंगे। हो सकता है ये प्रॉपर्टीज़ ना दी हूँ और आपसे मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ लर्न करेंगे, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपकी बुक में भी दिए हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और उसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हार्डनेस की बेस पे आपको बताना है मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस। तो हार्डनेस की बेस पे दे आर यूजुअली हार्ड, मेटल जो हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जो हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। मेलेबिलिटी, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल को हम पीट के एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल के साथ में ऐसा नहीं होता है। डक्टिलिटी में क्या लिखेंगे, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, किसी भी मेटल को एक थिन वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर देना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और नॉन मेटल जो है इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं थिन वायर की फॉर्म में, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में क्या लिखेंगे आप, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल जो है बेटा कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए, द मेटल विच इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, वायर का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेटल हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपर। द मेटल विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी यहाँ पर किससे बनती है, गोल्ड एंड सिल्वर, आप सबको पता है। द नॉन मेटल विच आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के लिए हम कौन सी नॉन मेटल इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हमारे पौधों को चाहिए होती है। द नॉन मेटल विच इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, क्लोरीन, ठीक है। ओके, तो आप सब लोग ये सैम्पल पेपर को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।